हेलो एवरीवन। कैसे आप लोग? उम्मीद करते लोग बहुत ही बेहतरीन होगा, काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन चल रही होगी। सो देखो, जैसे कि यार हमने अभी तक लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट हमने कवर किया था। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है जाके देखिए, बहुत प्यारा लेक्चर था हमारा। 1857 रिवॉर्ड्स एंड देन जितने भी सारे पॉइंट्स थे हमारे, क्वीन प्रोक्लेमेशन, हिंदू मेला, सब हमने वहाँ पे कवर कर रखे हैं आपके लिए। ओके, सो ये हमारा जो आज होने वाला है, ये हमारा बेसिकली हिस्ट्री का क्रैश कोर्स जो चल रहा है वो होने वाला है डे 7। और आज हम खास तौर से यहाँ पे बात करने वाले हैं अपने चैप्टर नंबर 5 के बारे में। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 हमारा यहाँ पर सिंपल है, अल्टरनेटिव आइडियाज एंड इनिशिएटिव, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जर्वेशन, साइलेंट पॉइंट्स हम लोग यहाँ सारा डिस्कस करेंगे एट गैलेंट्स। ओके, तो देखो ओवरऑल एक छोटा सा आपको हम कहानी बताते हैं क्या एक्चुअल में यहाँ पे सीन है चैप्टर 5 में। तो चैप्टर 5 में जो एक्चुअल सीन है वो है यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस के बारे में। अगर आपने मेरा इन डिटेल जो मैंने पढ़ा रखा है लेक्चर, अगर आप जाके देखोगे तो आपको मुश्किल से 5 लेक्चर्स मिलेंगे इस चैप्टर 5 के रिगार्डिंग, और हर लेक्चर का लेंथ 20 से 30 मिनट्स तक होगा। अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप पूरा डिटेल में ये चैप्टर पढ़ सकते हैं तो आप उन लेक्चर को प्रीफर कर सकते हैं। मैं सारा आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप जाके चेकआउट जरूर कर सकते हैं अगर आपको ऐसा लगता है तो। बट अदरवाइज अगर आपके पास समय कम है, आप नोट से सारी चीज़ें याद कर रहे हो, तो ये जो लेक्चर हमारा होने वाला है इसमें आपको पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा। शॉर्ट में देखते हैं यहाँ पे कहानी है प्रिंटिंग प्रेस की, किस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस जो है इवॉल्व हुआ। क्योंकि पहले वो जापान में खास तौर से हुआ था, फिर अमेरिका है, हमारे हिंदुस्तान में किस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस आया। स्टार्टिंग में जो प्रिंटिंग प्रेस था वो ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा था, तो किस तरीके से कि उपेंद्र रॉय किशोर जो थे उनका एक काफ़ी अहम रोल यहाँ पे था, खास तौर से कलर प्रिंटिंग में, क्योंकि उनके ही बदौलत कलर प्रिंटिंग यहाँ पर पॉसिबल हो पाई थी। सो इन्हीं सारे चीज़ों के बारे में जो भी चैप्टर में डिटेल दिया है मैंने सब का यहाँ पे पॉइंट्स आपके लिए हाईलाइट करके लिखा है। आइए एक एक करके सब पे डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले लिखा है द काउज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म वाज लार्जली प्रोमोटेड बाय द इंडियन प्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनलिज्म का जितना भी कॉज था सारा इंडियन प्रेस के थ्रू यहाँ पर हमारा किया गया था। हमने चैप्टर 2 में भी देखा है कि किस तरीके से जो हमारे न्यूज़पेपर्स थे, पीरियडिकल्स थे, उन्होंने कितनी खूबसूरत अंदाज में सारी चीज़ों को बखूबी अंग्रेजों के खिलाफ जो भी चीज़ हो रही थी, मतलब अंग्रेज जो कर रहे थे हिंदुस्तानियों के खिलाफ, उसको बखूबी प्रेजेंट किया था। बहुत सारे बुक्स भी हमारे वहाँ पे पब्लिश हुए थे। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आकर के ना अभी रिलेट कर मैंने कनेक्ट हो जाएंगी सारी की सारी बातें। तो देखिए जैसा ये मैंने बताया, द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय जेम्स ऑगस्टस है, कि ये हमने चैप्टर 2 में भी देख रखा है। टू द श्रीरामपुर मिशन प्रेस गोज द क्रेडिट फॉर पब्लिशिंग द फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहला प्रेस इनके द्वारा ही पब्लिश हुआ था, श्रीरामपुर मिशन प्रेस के द्वारा। और ये हमारे दिग्दर्शन फॉर पब्लिशिंग द फर्स्ट बंगाली मंथली, पहला बंगाली मंथली यहाँ पे न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था, उसका नाम था दिग्दर्शन। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। 1818 में क्या हुआ, देयर अपीयर्ड समाचार दर्पण विद जेसी, यानी के जेसी मार्समन एज इट्स एडिटर। several other newspaper were published during this period among them। अब उनमें क्या क्या नाम थे हम वो देखते, क्या क्या न्यूज़पेपर प्रिंट्स हुए थे। जैसे कि मेंशन बाय मेड ऑफ, यहाँ पे संवाद कौमुदी है, इसके बाद समाचार चंद्रिका है। ठीक है, देन यहाँ पे संवाद भास्कर है, साप्ताहिक, और देन बर्ताबाहा एक्सेट्रा। दिस न्यूज़पेपर हेल्प इन स्प्रेडिंग नॉलेज एंड अवेयरनेस अमंग द पीपल, जो हमने चैप्टर 2 में ऑलरेडी देख रखा है। पॉइंट नंबर 3 बता रहे हैं हम कि ड्यूरिंग द 18th एंड 19th सेंचुरीज द पीपल ऑफ इंडिया लार्जली इलिटरेट। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही थी कि लार्जली इलिटरेट थे, वो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, उतना एजुकेशन का वहां पर किसी भी तरीके का, मैं ये कह लो कि प्रमोशन नहीं किया जाता था। तो क्या हुआ यहाँ पे, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रिंटिंग ऑफ टेक्स्ट बुक, तो जैसे ही यहाँ पे प्रिंटिंग का इवोल्यूशन हुआ जिससे हम पता लगा कि टेक्स्ट बुक को हम प्रिंट कर सकते हैं, तो इससे काफी ज्यादा यहाँ पर हमारा हेल्प मिला एजुकेशन को प्रमोट करने का। द डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज बिकम इजी, ये काफी इजी हो गया। उसके बाद द बैप्टिस्ट मिशन प्रेस ये कायम हुई थी, इन्होंने काफी हेवी क्वांटिटी में बुक्स पब्लिश किया था। स्टार्टेड टू प्रिंट बुक्स इन बंगाली एंड अदर प्रोविंशियल लैंग्वेजेस, ये बंगाली लैंग्वेज में भी प्रिंट करते थे, इसके अलावा और भी जो लोकल लैंग्वेजेस थे उस वक्त के, खास तौर से उस पर भी ये लोग बुक प्रिंट किया करते थे। इन 1800 में क्या हुआ था, 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली फाउंडेड फोर्ट विलियम को, ये तो हमें पता है, लास्ट चैप्टर में पढ़ा, फोर्ट विलियम को बताया था, टू गिव ट्रेनिंग टू द न्यूली रिक्रूटेड यंग सिविलियंस इन इंडिया। अब इनको क्योंकि ये प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पर बुक की जरूरत थी, तो वो बुक हमारा जो हमने ये प्रेस का नाम पढ़ा उनके द्वारा ही प्रिंट हुआ था। देन हमारे यहाँ पे आता है इस कहानी का हीरो उपेंद्र किशोर रॉय चौधरी, वॉज अ पायनियर ऑफ द प्रिंटिंग इंडस्ट्री, मैंने आपको पहले ही बताया। ही इज रिमेम्बर्ड इन इंडिया
and award for the new method he developed for printing both books and photographs in black and white as well as in color. And mostly इनका जो काम रहा था वो कलर में रहा था. In 1930 1913 में क्या हुआ, he started one of the best publishing house at Garpar in North Calcutta. He invented several techniques related to हाफ टोन ब्लॉक मेकिंग. ओके, इन्होंने ना बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बाहर देश से भी मंगाए थे कलर प्रिंटिंग के लिए, खास तौर से क्योंकि इनको पता था, ये बाहर देश में काम करके आए थे, इनको पता था कलर प्रिंटिंग किस तरीके से हो पा रही है, तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स बाहर से मंगाया था. कुछ इन्होंने खुद भी बनाया था इंस्ट्रूमेंट्स इन्होंने. ठीक है, सो आगे देखते हैं हम लोग. यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 में वही लिखा है, ड्यूरिंग दिस फेज रिसर्च वाज आल्सो कैरिड ऑन इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस. महेंद्र लाल सरकार एस्टैब्लिश द इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस. ये एक इंस्टीट्यूट बना था. इन दिस कंटेक्स्ट द नेम ऑफ बासु विज्ञान, ठीक है, बासु विज्ञान मंदिर, वो क्या थे देखो, वो एक थे विच इज अ रिसर्च इंस्टीट्यूट इन द फील्ड्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, प्लांट बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स माइट बी मेंशन्ड. ये सारा यहाँ पर रिसर्च हो पा रहा था बासु विज्ञान मंदिर में. एंड देन उसके बाद द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो डिजर्व्स टू बी मेंशन्ड हियर. तो ये सारे जो टेक्नोलॉजीज यहाँ पे डिजर्व हो रहे थे, जो भी स्टैब्लिश हो, यहाँ पे रिसर्च हो रहे थे, तो रिसर्च वक्त तो सारा पेपर में ही यहाँ पर हो रहा था. अब उन पेपर को सारा यहाँ पर, क्योंकि आदमी हैंड रिटन तो कर दे रहे, बट उनको प्रिंट आउट करके लोगों तक पहुंचाने में काफी ज्यादा जो हेल्प हो रहा था वो प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा हो रहा था. ओके, देन यहाँ पे हमारा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, जैसे ही 19th सेंचुरी यहाँ पर एंड होने वाली थी, सो द नेशनलिस्ट फेल्ट दैट सिंस द एग्जिस्टेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज इनएडिक्वेट, द नेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कुड नॉट मीट द एजुकेशनल नीड्स ऑफ द सोसाइटी. क्योंकि हमें पता है कि जो भी हमारा सिस्टम यहाँ पर उस वक्त था एजुकेशन का, वो खास तौर से अच्छी सजावट नहीं था, इनएडिक्वेट था, यानी कि अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज वे में नहीं था. इसलिए यहाँ पे जो हमारा लिखा है, द नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट कुड नॉट मीट द एजुकेशनल नीड, जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थे वो एजुकेशनल नीड्स को पूरा नहीं कर पा रही तो सोसाइटी की. सो यहाँ पे स्टेप लिया गया, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज फाउंडेड. तो यहाँ पे नेशनल काउंसिल एक बनाया गया एजुकेशन के लिए, with the objective of organizing an elaborate system to educate on national lines and under national control. तो ये काफी मेजर स्टेप था एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, स्पेशली इन इंडिया. देन आगे हमारे पास पॉइंट 7, उसके आगे की कहानी है हमारे पास. अनदर ग्रुप ऑफ एजुकेशन इज सेट अप दिस सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन बंगाल, whose objective was to promote technical education among the masses. अब देखो यहाँ पे जो भी एजुकेशनल यानी कि स्कूली एजुकेशनल जो था वो हमारा प्रमोट किया जा चुका था. नेशनल काउंसिल भी उसके लिए ही बनाया गया था, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन. इसके अलावा यहाँ पे सोसाइटी बनाई गई थी जिसमें हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, लोग टेक्निकल एजुकेशन, जो भी टेक्निकल वजह से इलेक्ट्रिशियन का वर्क हो गया, ओके, इलेक्ट्रिशियन का वर्क हो गया, प्लम्बिंग हो गया, यहाँ पे वायरिंग, बहुत सारे काम है इलेक्ट्रिकल में आ जाते हैं, टेक्निकल नॉलेज में आ जाते हैं. तो उनको प्रमोट करने के लिए एक मास लेवल पर ये हमारा सोसाइटी बनाया गया था. इसके अलावा रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जान लेते हैं कि उनका क्या नजरिया था एजुकेशन के बारे में. उनका सीधा मानना था, रविंद्रनाथ आइडियाज ऑफ एजुकेशन मैटेरियलाइज्ड थ्रू हिज आश्रम स्कूल एट शांति निकेतन. इन्होंने शांति निकेतन की बुनियाद डाली थी, जो कि आज के वक्त में भी है, और वहां से लोग आज के वक्त में भी काफी तादाद में एजुकेट होकर के बाहर निकलते हैं. तो टीचिंग लर्निंग इन शांति निकेतन वाज कंडक्टेड अंडर द ओपन स्काई बिकॉज रविंद्रनाथ हिमसेल्फ disliked keeping students confined within 4 walls of a classroom. इनका मानना था कि भाई एजुकेशन जो है वो नेचर से मिलकर के हो सकती है. अगर आप नेचर से नहीं मिलोगे तो आप अपने एजुकेशन को उस लेवल तक नहीं पहुंचा पाओगे. अगर आप सिर्फ 4 दीवारी में बंद होकर के अगर आप एजुकेशन ले रहे हो तो आपको क्या ही ज्यादा सीखने को मिलेगा. जब तक आप नेचर से नहीं मिलोगे आपका जो सोचने की क्षमता है वो ज्यादा नहीं बढ़ेगा. ये इनका मान्यता था. ओके, और वो काफी अच्छी बात भी थी इनकी. ये रियलिटी भी आज के टाइम पे अगर हम सिर्फ एक कमरे के अंदर रूम बंद होकर के पढ़ते हैं तो उससे काफी ज्यादा साइड इफेक्ट होता है. हमारी सोचने समझने की जो सलाहियत है, यानी कि जो इमेजिनेशन की जो सलाहियत है, वो काफी हद तक कम हो जाती है. तो हमें इन्वायरमेंट से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, देन आगे देखते हैं उन्होंने क्या कहा. तो ये तो थे, पुपिल्स पार्टिसिपेटेड इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिव एक्टिविटीज एंड सोशल डेवलपमेंट स्कीम्स फॉर स्पिरिचुअल एंड सोशल डेवलपमेंट. तो लोगों ने भी इनका साथ दिया इस तरीके से पूरा. के बाद हम और देखते हैं रविंद्रनाथ जी का कारनामा. यहाँ पर रविंद्रनाथ वांटेड टू हार्मोनाइज एंड इंटीग्रेट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर्स एट विश्व भारती. वो चाहते थे कि जो ईस्टर्न वेस्टर्न कल्चर तो इसलिए चाहते थे अपनाए कि ताकि इंग्लिश की तालीम हासिल हो लोगों को, और इंग्लिश की तालीम जब तक हासिल नहीं होगी तब तक तो हम अंग्रेजों का पहला बार मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो लोग ही रूल कर रहे थे उस टाइम पे. और ईस्टर्न जो तालीम थी यानी कि वो भी जरूरी, क्योंकि हम अपना जो
ट्रेडिशनल एजुकेशन चल रहा है उसको भी नहीं छोड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो इसके मकसद से विश्व भारती को यहाँ पर फाउंड किया गया था। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पे, द फाउंडेशन ऑफ द रिलेशनशिप इन विच अवेट्स dissemination all over the world will be established here. While explaining the aims and functions of the institution, he said that being strongly impressed by need and responsibility, he had formed a nucleus of an international university for the promotion of mutual understanding between the East and the West. Okay, so होप सो ये चीजें आपको समझ में आएगी। इन्होंने इसीलिए खास तौर से बनाया था ताकि ईस्टर्न और वेस्टर्न एजुकेशन के दरमियान एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बने और लोग अपने ट्रेडिशनल एजुकेशन को फॉलो करते हुए वेस्टर्न एजुकेशन को यहाँ पे गेन कर ले। ओके, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है खत्म। अब यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिखे हैं, मतलब ये क्वेश्चंस तो आपको मिस नहीं करना है। बाकी जो क्वेश्चंस मैंने पहले ही बता रखे वो तो इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल मिस नहीं करना पहला। और ये जो क्वेश्चन है ये एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, 4 या 8 मार्क्स के अंदर आ जाएंगे ये। हु वाज जेम्स अगस्ट हिकी, व्हाई वी आर सेवरल प्रोसिक्यूशन इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट हिम। ये आपको देखना है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फोर्ट विलियम कॉलेज, देन डिस्कस द फाउंडेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस इन बंगाल। तो ये जो 3 नंबर क्वेश्चन ये 2 और 3 तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर पे फिर भी देख लेना, बट इन 3 में भी अगर हम पिक करेंगे तो 2 और 3 नंबर जो क्वेश्चन हमारा होगा, ये नंबरिंग यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है, 2 और 3 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो उम्मीद करता हूँ प्यारे स्टूडेंट्स कि आपको ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी कोई अगर डाउट आपके पास है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। हम और 3 दिन, हमारे 2 ही दिन लगेंगे क्योंकि 8 चैप्टर मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, 6 और 7 लेक्चर सिर्फ बचे। सो और 2 दिन में हम उन दोनों को भी यहाँ पे खत्म कर देंगे, होप सो। उसके बाद हमारा हिस्ट्री का क्रैश कोर्स खत्म हो जाएगा। दिन में कोशिश करूंगा हिस्ट्री का जो मैप पॉइंटिंग है एंड देन ज्योग्राफी का जो मैप पॉइंटिंग है उसके ऊपर वीडियो लाएंगे। ओके, इसके अलावा कल के दिनों पे 1-2 स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि इंग्लिश राइटिंग पे आप कुछ वीडियोस बनाइए। सो थोड़ा सा वेट करो, ठीक है, मैं आपके लिए ही काम कर रहा हूँ। मेरा काम करने का मेन मकसद आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे यूट्यूब से कोई अर्निंग तो नहीं होती फिलहाल के लिए, अभी तक मैंने 1 रुपये भी यूट्यूब से नहीं कमाया, ठीक है। तो अभी तक मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ सिर्फ आप लोग ही कर रहा हूँ और बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आपने कहा है तो मैं कल से उस काम में लग गया हूँ अभी इंग्लिश के राइटिंग पे। तो कुछ कंटेंट्स मैंने ऑलरेडी तैयार कर लिए, कुछ लेटर्स राइटिंग हो गया, कुछ इवेंट राइटिंग हो गया, जो हमारे नोटिस आते हैं राइट करने के लिए। ईमेल तो फिलहाल नहीं आता, आपके सिलेबस में नहीं है। रिपोर्ट राइटिंग हो गया, ये सारी चीज़ों पे मैंने एक एक कंटेंट तैयार कर लिया है। तो उसका भी जो वीडियो है वो आपको 1 बाय 1 करके मिलता रहेगा। सो होप सो जो भी मेहनत मैं आप लोगों की कर रहा हूँ ये आपके लिए हेल्पफुल हो रही होगी। तो अगर आपको मेरे द्वारा किसी भी तरीके का जो भी मैं हेल्प प्रोवाइड कर रहा हूँ उससे आपको हेल्प मिल रहा है, सो उसे आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताया कीजिए, क्योंकि ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन होता है इससे। और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, ये भी एक मोटिवेशन का सोर्स है। एंड जो हमारे वीडियोस या चैनल है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि हमारा जो चैनल है, मेरा चैनल जो अभी न्यू चैनल है, तो इससे ग्रोथ होने में थोड़ा टाइम लगेगा और ये आपकी सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता है। सो प्लीज़ आप अपना सपोर्ट दीजिए हमें, ताकि हम नहीं, यानी कि मैं सिंगल बंदा ही हूँ जो काम करता हूँ फिलहाल अभी, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक रीच कर सकूँ। जो भी मैं कंटेंट यहाँ दे रहा हूँ उससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, जो हमारे वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हैं, उनको फ्री में इस लेवल का एजुकेशन उनको मिल पाए। ठीक है, बहुत हो गई बातें, बहुत जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें। टेक केयर, टिल देन, गुड बाय।